दोस्तों, आज हम जुड़ चुके हैं राघव जिंदल सर के साथ और बातचीत विद टॉपर्स का हमारा थर्ड एपिसोड है ये। तो आज ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट इस इंटरव्यू को शुरू करेंगे। राघव, ओवर टू यू। आप बताइए ऑडियंस को अपने बारे में कुछ। हेलो दोस्तों। मेरा नाम राघव जिंदल है। मैं बरनाला पंजाब से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी करंटली कस्टम कमीशनर लुधियाना में एज इंस्पेक्टर पोस्टेड हूँ थ्रू CGL 19। और मैंने अपनी 10th जो है वो BSc बोर्ड से पंजाब से पास आउट की है। देन उसके बाद मैंने बीटेक की है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज संगरूर में, संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से मैंने पास आउट किया। देन उसके बाद मैंने 1 साल तक प्राइवेट जॉब करी। देन उसके बाद मैंने जो फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था CGL का, वो मेरा CGL 16 था। उसमें मेरे को CG अकाउंटेंट की पोस्ट मिली थी, जिसमें कि मेरे को पोस्टिंग मिली बेंगलोर में DAP, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिट पोस्टल। जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसका ऑडिट करते हैं वो लोग। तो उसमें मैं एज अकाउंटेंट पोस्टेड था। देन उसके बाद मैंने CGL 18 दिया, देन 19 दिया। 18 में मेरे को ASO इन CSS में पोस्टिंग मिली। एंड करंटली मैं 2019 से इंस्पेक्टर पोस्टेड हूँ कस्टम कमीशनर लुधियाना। अच्छा, तो आप अभी लुधियाना में एक्साइज इंस्पेक्टर है CGL 19 से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कस्टम जैसे मतलब यहाँ पे क्या है कि मेरे को चंडीगढ़ जोन मिला था। तो चंडीगढ़ जोन में कस्टम और एक्साइज जो है वो कंबाइंड है। तो अभी मैं करंटली एज अ कस्टम कमिश्नर भी हूँ। अच्छा, अभी आप कस्टम्स में हैं एक तरह से, तो आपकी वाइट ड्रेस है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि बेसिकली तो वैसे वाइट ड्रेस तो एयरपोर्ट पे यूज़ होती है। मतलब अच्छा। यहाँ पे ऐसे, हाँ मतलब वाइट ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। बट हाँ हम मतलब एज ए पोस्टेड अभी मैं कस्टम कमिश्नर भी हूँ। तो राघव, ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है आपकी जो नासिर में होती है? हाँ, ट्रेनिंग हमारी कंप्लीट हो गई थी। जैसे मैंने नवंबर 2022 में ज्वाइन किया था। तो हम्म। ज्वाइन करते ही हमें ट्रेनिंग पे भेज दिया गया था इन्होंने। तो इनकी ट्रेनिंग मतलब नासिम कंडक्ट करता है, मतलब जो नासिम जो है वो एक बॉडी बॉडी है इनकी, जो ट्रेनिंग बॉडी है वो मतलब हर एक जोन में उन्होंने अपना एक नासिम बना रखा है डिपार्टमेंट में, जो कि इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग, इंस्पेक्टर सुप्रीडेंट सबकी ट्रेनिंग वही कंडक्ट करता है। हम्म। इवन जो IRS आते हैं उनकी ट्रेनिंग भी नासिम ही कंडक्ट करता है। तो हम्म। 14 वीक की हमारी ट्रेनिंग रहती है, इंस्पेक्टर्स की जो होती है वो ट्रेनिंग 14 वीक्स की रहती है। जिसमें कि 10 वीक्स जो होते हैं वो मतलब स्टडीज़ होते हैं, उसमें सारा आपको लॉ पढ़ाया जाता है, एक्ट पढ़ाए जाते हैं सारे तरह तरह के, मतलब GST हो गया, कस्टम्स हो गया, वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड और भी जो भी आपको एक्ट यूज़ होंगे आपकी सर्विस में, जो भी एक्ट की ज़रूरत पड़ी आपको वो सारे एक्ट पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद जो 11th वीक होता है वो आपका फील्ड अटैचमेंट होता है। अलग अलग फील्ड्स में आपको भेज दिया जाता है 1 वीक के लिए, जहाँ पे आपको मतलब आपको फील्ड का एक्सपोजर लेना होता है बेसिकली। ओके, ओके। देन उसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है वो होता है 12, 13 एंड 14 वीक, जिसमें कि सबको पुलिस ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। वो हम्म। मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट भी रहती है, काफ़ी इंजॉयबल भी रहती है। जो कि मतलब जैसे पहले 10th वीक में पूरा पढ़ते रहोगे, एग्जाम दोगे, पढ़ते रहोगे, तो 12, 13, 14 वीक्स में आपको पढ़ना कुछ नहीं है, बस फिजिकल ट्रेनिंग करनी है। तो हम्म। उसका एक अलग मज़ा है। हाँ मतलब ट्रेनिंग आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी इस डिपार्टमेंट में। ट्रेनिंग काफ़ी अच्छे से कंडक्ट करवाई जाती है। 14 वीक्स का मतलब 3 साढ़े 3 महीने होते हैं। हम्म। और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है उसमें। तो अभी आपका क्या काम रहता है राघव? आपकी जो मतलब पोस्ट है, जो भी आप सीट है, क्या हैंडल करते हैं? अभी जैसे मैं बताया, मैं कस्टम कमिश्नर में हूँ। तो कस्टम्स का काम बेसिकली जो जो भी इनलैंड पोर्ट्स होते हैं आपके, ICDs वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, जो कि अपना सामान एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। तो बेसिकली आपको एज इंस्पेक्टर क्या है, आप कि हाँ, जो प्रॉपर हर इंपोर्ट हो रहा है सामान, एक्सपोर्ट हो रहा है, वो पहले फर्स्टली क्या है कि वो सामान सही एक्सपोर्ट हो रहा है, कोई रेस्ट्रिक्टेड आइटम तो नहीं है, कोई प्रोहिबिटेड आइटम तो नहीं है, जैसे कोई गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हो किस कुछ और की हो, वो उसको फॉलो कर रहा है। और सेकेंडली मेन क्या है कि जो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी है, मतलब मेन आपको क्या है, रेवेन्यू हम्म। रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट आपका, रेवेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट है। हम्म। तो हम्म। वो क्या, वो उनका आपका मेन काम क्या है कि हर एक जो सामान एक्सपोर्ट हो रहा है या फिर इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर प्रॉपर कस्टम ड्यूटी लग रही है या नहीं लग रही। आपको उस चीज़ का मतलब आप एज अ गार्जियन काम करते हो उससे, कि हाँ हाँ, बल्कि प्रॉपरली जो कस्टम ड्यूटी है वो प्रॉपरली कलेक्ट हो। तो आप एंजॉय कर रहे हैं, सेटिस्फाइड है अपनी जॉब से? हाँ मतलब सीखने के लिए इस डिपार्टमेंट में काफ़ी कुछ है, इंजॉयबल भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है काफ़ी ज़्यादा। मतलब हाँ, ओवरऑल आपको अच्छा लगेगा, बल्कि एट लास्ट मतलब यू आर सर्विंग योर कंट्री, तो आपको अच्छा ही लगेगा। ठीक है, तो ट्रांसफर का तो सबको पता है, इसमें ट्रांसफर बैन है। और प्रमोशंस के बारे में आप बता दीजिए एक बार। प्रमोशंस का क्या हिरार्की, प्रमोशंस में क्या हिरार्की क्या बल्कि है? जैसे हायरार्की इसमें सबसे नीचे लेवल पे तो जैसे हवलदार होते हैं, हेड हवलदार होते हैं।
हम्म। उसके बाद बेसिकली जो यहाँ पे काम शुरू होता है वो इंस्पेक्टर्स लेवल पे ही स्टार्ट होता है। मतलब हम्म। आप में बकायदा यहाँ पे क्या है कि इसमें लॉ में मेंशन है कि इंस्पेक्टर्स का क्या काम रहेगा, सुप्रेंट्स का क्या काम रहेगा, एसी का क्या काम रहेगा। तो जो मेनली काम स्टार्ट होगा वो इंस्पेक्टर लेवल से स्टार्ट होगा। बल्कि सबसे मतलब नीचे तो वही है कि ग्रुप बी में इंस्पेक्टर्स आएंगे और ग्रुप बी हम्म। बस्टर्स में जो होंगे वो सुप्रेंट होंगे। और उसके हम्म। बाद ग्रुप ए स्टार्ट हो जाता है जिसमें कि असिस्टेंट कमिश्नर आते हैं। देन उसके डिप्टी कमिश्नर, फिर ज्वाइंट कमिश्नर, देन एडिशनल कमिश्नर, फिर कमिश्नर, प्रिंसिपल ठीक। कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, इस हिसाब से हायरार्की रहती है। ठीक है। तो राघव, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सीजीएल का, 3 बार निकाल चुके हैं आप। अब क्योंकि सीजीएल मेंस बिल्कुल आने वाला है, अक्टूबर एंड में है, तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को, सजेस्ट करना चाहेंगे कि मतलब एंड टाइम पे वो क्या चीज़ें कवर करें, कैसे अपने स्कोर को बूस्ट करें? देखो मैं तो सबसे पहले ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दो। ठीक है। क्योंकि मॉक एक ऐसी चीज़ है जो आपको बल्कि एंड तक आपको बेनिफिट देगी वो। आपको कुछ भी हो जाए डेली 2 मॉक लगाने ही लगाने हैं। अच्छा कुछ अच्छा। भी हो आप मॉक को बल्कि ये सिर्फ ये नहीं है कि मॉक को लगाना ही है। आप मॉक को लगाओ उसको, फिर उसको एनालाइज भी करो कि हाँ मेरी एनालाइज बोल। क्या एनालाइज करना मॉक को बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने मतलब खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारे बच्चे रहते हैं सिर्फ मॉक लगाते रहते हैं, उसको बस जैसे लगाया और देखा कितने मार्क्स आए उसे छोड़ दिया। उसको एनालाइज नहीं करते कि हाँ मेरी क्या गलतियाँ थी, मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। बेसिकली क्या है आपको अपने वीक एरियाज ढूंढने हैं। ठीक है। जैसे सपोज करो कि आपके मार्क्स मैथ्स में अच्छे आ रहे हैं, इंग्लिश में वीक आ रहे हैं, तो आप देखो कि इंग्लिश में कौन से सेक्शन में वीक आ रहे हैं। क्या मेरी ग्रामर वीक है, या फिर मेरा कॉम्प्रीहेंशन वीक है, या फिर मेरी वकैब वीक है। तो उस हिसाब से एनालाइज करके उसके ऊपर वर्क करो। बल्कि आपको अब मैं सीजन में बताऊँ, सीजन में क्या होगा कि एक जगह पे आके आपके मार्क्स रुक जाएंगे। कि हाँ सपोज करो आपका एक लेवल बन जाएगा कि हाँ मेरे 200 में से 120 ही आ रहे हैं। तो आप उसके आसपास ही घूमते रहोगे, कभी 120 आ गए, कभी 125 आ गए, कभी 123 आ गए, कभी 115 आ गए। तो जी। आपको क्या है कि वो क्या है कि आप एक स्टैंडर्ड बन चुके हैं। उसके बाद आपको जो मार्क्स इंक्रीज होंगे, जो आपके वीक एरियाज होंगे ना, उस पर आप जब तक काम नहीं करोगे तब तक आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे। बिल्कुल, बहुत जरूरी है उसका। तो ठीक है राघव, ये तो हो गया टिप्स आपके सीजल मेंस के बच्चों के लिए जो ऑलरेडी प्री निकाल चुके हैं, उन्हें नॉलेज है कि एग्जाम में कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, लेकिन मान लो इस वीडियो को कोई ऐसा बंदा देख रहा है जिसने सीजीएल के बारे में नहीं सुना, ना कभी प्रिपरेशन करी, और मान लीजिए अजूम करते हैं सीजीएल 2024 के लिए वो प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है, तो आप उसे हम्म। कैसे गाइड करेंगे? मतलब वो कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, सेल्फ स्टडी करे या फिर कोई बैच ले? नहीं नहीं, जो बच्चा बिल्कुल फ्रेश है, जो सपोज करो 2014 के लिए, जैसे मैं 2014 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो मैं उसको बताऊंगा करूंगा कि वो पहले सिर्फ अपने बेसिक्स क्लियर करे। क्योंकि जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक आप कहीं ना कहीं लैग करते ही रहेंगे। आपके बेसिक्स का मतलब ये है कि जो फॉर्मूलेज हैं आपको पता हो कि हाँ वो कैसे ड्राइव हो रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, किस किस क्वेश्चन में वो किस हिसाब से वर्क कर रहा है। ठीक है ना, आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने बहुत ज़रूरी है। आप अपने जब आप अगर आपके बेसिक्स बहुत वीक लग रहे हैं आपको, तो आप बेसिक एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए पहले। आप मैथ मैथ जैसे सोच रहे हो आपका मैथ के बेसिक वीक है, तो आप 8th क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। वहाँ से आपको आपको पता चलेगा कि हाँ फॉर्मूला कैसे काम करते हैं, किस क्वेश्चन में फॉर्मूला कैसे यूज होगा। हम्म। ठीक है, तो बल्कि सबसे पहला काम क्या करना है आपको, बेसिक्स पे काम करना है। सपोज करो किसी का ये तो होगी, चलो मैथ्स की बात होगी। अब कोई स्टूडेंट्स बोले कि जैसे मेरी इंग्लिश वीक है, तो इंग्लिश में क्या वीक है भाई? आपकी रीडिंग स्किल्स वीक है, या फिर आपकी हाँ, वोकैब वीक है, या फिर आपकी ग्रामर वीक है? ठीक अपने है। वीक पॉइंट्स अगर ढूंढने सपोज हैं। हाँ, तो सपोज करो आपकी वोकैब वीक है, तो वोकैब का स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि बेस कैसे बनाऊँ अपना। तो सबसे अच्छा तरीका है उसका अपना न्यूज़पेपर पढ़ो। हम्म। अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ो इंग्लिश का, तो आपकी वोकैब के बेसिक्स ठीक हो जाएंगे। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको और बेनिफिट होगा, आपकी रीडिंग रीडिंग हैबिट बढ़ जाएगी, आपकी कॉम्प्रिहेंशन में आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ठीक है ना, अगर आपको ये चीज़ सही सही लगती है, आपको लगता है कि यार मेरी ग्रामर वीक है, तो ग्रामर के में क्या है कि आप एरर फाइंडिंग वीक है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मतलब हर चीज़ में आपको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो बस खाली रैंडम नहीं पढ़ना है, डायरेक्शन में पढ़ना है, मेन बात ये है। डायरेक्शन में पढ़ना है। मेन बात है कि आपको हर दिन अपनी तैयारी को एनालाइज करना है कि हाँ मैं कहाँ पे वीक जा रहा हूँ। तो राघव, आपने जॉब करते करते एग्जाम क्लियर किया है, तो बहुत से बच्चे होते हैं साउथ में स्टार्टिंग फंस जाते हैं, बाद में एग्जाम नहीं निकाल पाते, तो आप उन्हें कैसे मतलब क्या सजेशन देंगे कि वो जॉब के साथ साथ टाइम निकाल पाएं और एग्जाम क्लियर कर पाएं, क्योंकि बहुत से बच्चे नहीं कर पाते? नहीं, अगर सपोज करो आप वर्किंग हैं, मतलब आपको वैसे सैटरडे संडे काफ़ी फ्री मिलता है, मतलब आपको हर टाइम मतलब अपना एक एम बना के चलना है कि हाँ मेरे को एग्ज़ाम निकालना है। अगर हम्म। आपका एम नहीं होगा तब तक आप नहीं एग्ज़ाम निकाल पाएंगे, कुछ भी कर लीजिए आप। ठीक है ना, फर्स्टली क्या है कि आपके पास एम होना चाहिए कि हाँ मेरे को एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है।
उसके हिसाब से देखो फिर, हाँ भाई मैं, मेरे पास तो मेरे को जॉब भी करनी है, तो और एग्ज़ाम भी निकालना है, ठीक है? कोई और ऑप्शन तो है नहीं। तो फिर आप अपना टाइम, जो आपका टाइम टेबल है उस हिसाब से मैनेज कीजिए कि हाँ, मैं अपनी जॉब भी कर पाऊँ और मैं अपनी स्टडी को टाइम भी दे पाऊँ। वो आपको तो देखना है कि आपको लेट नाइट स्टडी करनी है या फिर अर्ली मॉर्निंग उठ के स्टडी करनी है। बेसिकली क्या है कि सारा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर खेल है कि आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपके डेली के 8-9 घंटे उस चीज़ में जा रहे हैं, वो उस चीज़ को आप छोड़ तो सकते नहीं हो जॉब को, ठीक है ना? जॉब तो आपको करनी है। चलो आपने 8-9 घंटे निकाल दिए, लेकिन उसके बाद का जो टाइम बचा, आपको वो चीज़ सोचनी है कि हाँ, मैं इस टाइम को कैसे मैनेज करूँ। चलो, बहुत अच्छा आपने सजेशन दिया। तो राघव, इस वीडियो को एंड करने से पहले बच्चों के लिए आप कुछ प्रो एंड कॉन्स बताइए अपनी जॉब का, क्योंकि वो प्रेफरेंस जब फिल करेंगे तो उन्हें पता होना चाहिए कि उनको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या मतलब प्रॉब्लम हो सकती है उन्हें इस जॉब को ज्वाइन करने के बाद। देखिए, अगर आप एक्साइज इंस्ट्रक्टर ज्वाइन करते हैं, तो मैं उसके प्रोज बताऊं तो मतलब काफ़ी, जो इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट में क्या है कि आपको अलग अलग एरियाज में काम करने का मौका बहुत ज़्यादा मिलता है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि इसके साथ कितने एरियाज, मतलब या फिर एरियाज कह लीजिए या फिर फील्ड कह लीजिए, कि कितने तरह के फील्ड ज्वाइन होते हैं इस डिपार्टमेंट में। तो इसमें पहले आप देखो कि आपको एक्साइज में काम करने का मौका मिल रहा है, आपको कस्टम में काम करने का मौका मिल रहा है। उसके बाद इसकी आपको नारकोटिक्स में जाने का मौका मिलेगा, आपको डीआरआई जो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज है कस्टम की, उसमें जाने का मौका मिलता है। आपको डीडीजीआई है एक, जो जीएसटी की इंटेलिजेंस एजेंसी है, आप उसमें काम कर सकते हैं। आप प्रिवेंटिंग विंग जो दिल्ली में एयरपोर्ट्स में सर्विस करते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं। मतलब एन नंबर्स ऑफ फील्ड्स हैं जहाँ पे आपको सर्व करने का मौका मिलता है। बाकी आपकी खुद के इंटरेस्ट के ऊपर है। सपोज करो जैसे मैंने सीएसएस में भी वर्क किया है, तो वहाँ पे क्या है कि हाँ चलो आप सीएसएस में ज्वाइन कर लिया, लेकिन वहाँ पे क्या है कि एक ही तरह का काम है। चाहे सपोज करो आप हेल्थ मिनिस्ट्री में हो, चाहे फिर आप होम मिनिस्ट्री में हो, मतलब आपका डिवीजन जरूर चेंज होगा, लेकिन काम लगभग एक ही टाइप का रहता है कि हाँ रिसिप्ट आई और उसको फाइल में करके भेज दिया, ठीक है? तो आपको मतलब कुछ कुछ मतलब नया नहीं होगा कि हाँ चलो रिसीट आ गया, काफी एप्लीकेशन मोनोटोनस वैसे लाइफ रिसीट हो आपको जाती है पुट। आपकी वहाँ। हाँ हाँ, अगर आप एक्साइज में काम कर रहे हो तो आप देखो, आप कभी बैकएंड में काम कर रहे हो, कभी आप फील्ड में काम कर रहे हो, तो उसका एक अलग ही क्रक्स है काम करने का। ओके। मतलब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस चीज़ में। और कॉन्स? कौन से डिपार्टमेंट में ये है कि हाँ इसमें थोड़े मतलब प्रमोशन स्लो हैं लगा लीजिए। और जो ऐसे जो रेवेन्यू ओरिएंटेड डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, वो मतलब उनका एम्प्लॉयमेंट फेयर की तरफ मतलब थोड़ा ध्यान कम रहता है। मतलब आप ऐसा मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैंने डिपार्टमेंट को मतलब काफ़ी कर दिया तो मेरे को रिवॉर्ड्स मिले ये वो। मतलब वो चीज़ें फिर भी मतलब थोड़ा बहुत अभी इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते आप उन्हें कह दिया कि हाँ भैया मैंने तो इतनी रिकवरी कर दी तो मेरे को ऐसा होना चाहिए, मेरे को ये होना चाहिए। उस तरह की चीज़ें नहीं होती डिपार्टमेंट में। बस आपको ये है कि आपको अपनी ड्यूटी करनी है, मतलब आप उसको इंजॉयबल तरीके से करिए, सीख के करिए काम को। बस यही तो एक कौन तो मतलब यही है कि मतलब ड्रॉबैक यही है कि हाँ इसमें थोड़े प्रमोशन स्लो हैं। हाँ, वो आप थोड़ा ट्रांसफर का भी कह सकते हैं। हाँ मतलब जिसको होम पोस्टिंग नहीं मिली है तो उसके लिए ऑब्वियसली वो ट्रांसफर एक सबसे बड़ा इशू है। तो आप सीएसएस और अब दोनों में जॉब कर चुके हैं एक्साइज में, किसको बेटर देखते हैं? नहीं, सीएसएस की इक्वलेंट, मतलब सीएसएस भी ऑलवेज एक मतलब प्रेफरेंस रहती है टॉपर्स की। तो मतलब सीएसएस में मेरे को जो पर्सनली मैं अपना बताऊं तो मेरे को ये बस यही था कि मेरे को दिल्ली सूट नहीं कर रहा था। तो छोड़ने का सिर्फ मेरे मेरे एक ही वो था कि मेरे को दिल्ली सूट नहीं कर रहा था। मतलब जॉब ओके। वो भी बहुत अच्छी है, उसमें प्रमोशन एक्सपेक्ट बहुत अच्छे हैं। मतलब आपको कई जो मतलब गवर्नमेंट के काफ़ी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं उसमें कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है। वो हम्म। भी बहुत अच्छी जॉब है सीएसएस में, मतलब इसलिए टॉपर्स उसको चूज करते हैं। मतलब आपको अपनी पर्सनल चॉइस के ऊपर है कि अगर आपको दिल्ली सूट कर रहा है तो आप सीएसएस भी चूज कर सकते हैं। और सीएसएस में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आपको थ्रू आउट जिंदगी, मतलब पूरी दिल्ली लाइफ दिल्ली ही टाइम रहना। जितने भी टर्न है दिल्ली ही रहना है आपको। मतलब एक्साइज में ये नहीं है, एक्साइज में आपकी हर 2 साल बाद ट्रांसफर है। अब ये नहीं पता, अभी आप लुधियाना में हो, कल को 2 साल उठा के अमृतसर भेज देंगे, कहीं जलंधर भेज देंगे। कभी 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 ट्रांसफर विद इन 3 मंथ्स होते हैं। कभी आप मोगा में हो, अभी 3 महीने बाद उठा के आपको कहीं और फेंक दिया। तो इस तरह की चीज़ें मतलब पे। तो इसके लिए थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए आदमी को। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ठीक है राघव, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू हमारे चैनल पर आने के लिए। एक बार हमारी ऑडियंस से रिक्वेस्ट कर दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए इस चैनल को। हाँ बिल्कुल, ऑडियंस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू राघव।